पढ़े थे कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z का। इसका क्या मतलब है, x जो है ना जीन के बीच की दूरी है, ठीक है, और y जो है वो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है, और z जो है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बता रहे थे। ये बताए थे कि दो जीनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर की संभावना उतनी अधिक होगी, और जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट नए नए जो है ना जीन के संयोजन बनने की संभावना उतना अधिक होगा। ये आपको अगला दिन के क्लास में यहां तक बताए थे। ये बढ़ेगा जितना ज्यादा दूरी होगा। आपको उस दिन भी हम बोले थे कि कोई अगर आपको लड़ाई करवा दे रहा है, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, या परिवार के अंदर अगर कोई लड़ाई करवा दे रहा है, तो इसका मतलब वो जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कौन है, आप हो, जिनके बीच में दूरी था। अगर दूरी नहीं होता तो रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना नहीं थी, नया संयोजन होने का या आपसी विवाद होने का संभावना नहीं था। अर्थात विवाद जो है आपसी दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम में विवाद होने की संभावना है। ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसके द्वारा जो है ना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की संभावना किसी क्रोमोसोम पर कितना है ये बताया जा सकता है। कैसे भैया, तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो आपका जीन के दूरी का समानुपाती होता है। तो जीन जितना ज्यादा दूर होगा एक दूसरे से, क्रॉसिंग ओवर की संभावना उतनी अधिक होगी, और क्रॉसिंग ओवर की संभावना जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन आएगा, मतलब जीनों का नया संयोजन आएगा। ये यहाँ पर बताए। अब यहाँ पर बताए हैं कि जब दूरी आपका समानुपाती है, मतलब जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा दूरी, तो इसके लिए एक जो है ना यूनिट बनाया गया, डेसी मॉर्गन या सेंटी मॉर्गन या मॉर्गन यूनिट करके। इसमें क्या किया जाता है कि एक डेसी मॉर्गन या मॉर्गन यूनिट बराबर माना गया 1% रिकॉम्बिनेशन। जितना रिकॉम्बिनेशन दो जीन के बीच में मिलेगा आंकड़ा में हमको, वो उन दोनों जीनों के बीच की क्या मानी गई, दूरी मानी गई। और अर्थात आप कह सकते हो कि एक डेसी मॉर्गन या मॉर्गन यूनिट बराबर कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन। अब किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन का रिकॉम्बिनेशन का आंकड़ा ही आता है, उसका उपयोग जेनेटिक मैप बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज हमें जीन की स्थान, दूरी इत्यादि को बताता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर हम लोग कि कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या था। कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस जो है ना वो दिया गया था किसके द्वारा, बैटसन के द्वारा दिया गया था। और वो तब दिया गया था जब बैटसन जो है ना प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पर, स्वीट पी पर या लेथायरस ऑटोरेटस पर, मतलब खेसारी पर। इसके दौरान जब काम इस पर कर रहे थे तो लिंकेज जब आया तो लिंकेज की व्याख्या के लिए उन्होंने इस हाइपोथेसिस को लिया था। इस हाइपोथेसिस में उनका क्या कहना था कि जब डोमिनेंट वाला जीन के साथ रहना चाहता है, जब रिसेसिव एलील के साथ रहना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं कपलिंग या सीस लिंकेज। लेकिन जब रिसेसिव वाला डोमिनेंट वाला के साथ रहना चाहता है, ठीक है, या रहता है, तो इस स्थिति को कहते हैं रिपल्सन या ट्रांस लिंकेज। ठीक है, अर्थात गधा अगर घोड़ा के साथ रहता है, हाँ, और उसी के साथ रहना चाहता है, तो ये कहलाएगा कपलिंग। और कि कपलिंग कहलाएगा या फिर रिपल्सन कहलाएगा। गधा अगर घोड़ा के साथ रहे, विपरीत वाले के साथ, डोमिनेंट वाला अगर रिसेसिव वाला के साथ रहना चाहता है, तो इसको कहते हैं क्या बाबू, रिपल्सन।
लेकिन अगर डोमिनेंट वाला के साथ ही रहना चाहे तब इसको कहते हैं कपलिंग। रिसेसिव वाला के साथ ही रहना चाहे तो इसको कहते हैं क्या हम, कपलिंग। ठीक है, तो ये कपलिंग और जो आपका क्या बोलते रिपल्सन है ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोजेनी या गैमेट्स जो बन रहा है F1 जनरेशन के बाद, P1 जनरेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं था, F1 जनरेशन के बाद ही हमको देखना है। ठीक है, चाहो तो टेस्ट क्रॉस करवा सकते थे, टेस्ट क्रॉस से भी देख सकते थे। तो जो अगला पीढ़ी जो आ रहा है उसमें जो गैमेट्स या प्रोजेनी मिलने का बात अगर वो सारा का सारा जो है ना यहाँ पर करीब करीब बराबर आ रहा था, प्रोजेनी मत लिखो, गैमेट से लिखो। ठीक है, अगर सब बराबर आ रहा था तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होगा। अगर जो है ना कैपिटल वाले के साथ कैपिटल वाला का जो है ना मान ज्यादा आ रहा था, स्मॉल वाले के साथ स्मॉल वाला का मान ज्यादा आ रहा था, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है उनकी संख्या कम आ रही है, तो इसको कहेंगे हम कंप्लीट लिंकेज। कोई एक का मान हो सकता है, इसका भी मान कम हो सकता है, उसका मान कम हो सकता है, किसी का हो सकता है। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कौन है ये कैसे पता लगेगा, तो देखो रिकॉम्बिनेंट भी पता लगेगा, हम आराम से कर सकते हैं। पहला वाला में रिकॉम्बिनेंट कौन है ये तो ये देख के पता लगेगा, अगर ये दिया हुआ नहीं रहता तो रिकॉम्बिनेंट पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा वाला से रिकॉम्बिनेंट पता लग सकता है। जैसे ही जिसका मान ज्यादा होगा वो पैरेंटल क्लास कहलाएगा, जिसका मान कम होगा वो रिकॉम्बिनेंट क्लास कहलाएगा। मतलब मिक्सअप जब होगा तो कभी भी 50% या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, जबकि आपको बताया था कि पैरेंटल क्लास ज्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर भी देखो इसका मान ज्यादा है तो ये क्या कराएगा, पैरेंटल क्लास कराएगा, लेकिन इसका मान कम है तो ये क्या करा जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। ये कितना है भाई, तो ये जो है सिर्फ 5% है। ये भी देख लो ये कितना है, सिर्फ 5% है, तो ये भी क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेंट क्लास कराएगा। और यहाँ पर ये क्या है भाई, तो ये जो है आपका पैरेंटल क्लास हो गया। लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन पैरेंटल है, तो इसमें जिसकी मान कम होगी वही रिकॉम्बिनेंट होगा, ध्यान रखना है। यहां पर रिकॉम्बिनेंट ये हो गया, ठीक है। और यहां पर जो है ना पैरेंटल कौन हो गया भाई, तो ये हो गया। देख रहे हैं बात बदल जा रहा है। तो अगर पैरेंटल जो है ना ये है, मिक्स वाला है, तो इसका मतलब कैसा था, ट्रांसलिंकेज। ठीक है, पैरेंटल क्लास कैसे पता लगेगा, आपके मन में आएगा सर आंकड़ा से कैसे पता लगेगा, तो आंख बंद करके भैया उसमें देखना किसका मान ज्यादा है। अगर सब बराबर है तब तो उसमें रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल देखने के लिए आपको किस पर देखना पड़ेगा, P1 जनरेशन पर देखना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान जो है ना सबका बराबर नहीं है गैमेट्स का, तब कैसे पता लगेगा कौन पैरेंटल है कौन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, सबसे अच्छा दिमाग यही लगाना है कि जिसका मान ज्यादा होगा वो पैरेंटल, जिसका मान कम होगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। अब वहां पर 0% ज्यादा है कि 49 ज्यादा है, तो 0% कम है और 49 ज्यादा है, तो ज्यादा है वो फिर पैरेंटल हो गया, और जो कम है वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। वैसे नीचे वाले में आ जाओ, 45 और 5 में निकालना था, तो 45 ज्यादा है कि 5% ज्यादा है, तो 45% ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो पैरेंटल क्लास, और जिसका मान कम होगा वो रिकॉम्बिनेंट क्लास। ये इनकम्प्लीट लिंकेज में बता रहे थे, कंप्लीट लिंकेज में तो क्लियर आपका हो ही जाएगा। फिर अब यहाँ पर आ जाओ, ये 5% है कौन, कैपिटल T, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट और ये पैरेंटल हो गया यहाँ पर। और देखो पैरेंट जब आपका कैपिटल T स्मॉल कैपिटल T और स्मॉल r के रूप में अगर रहे तो ये एकदम आंख बंद करके आपको जो है ना इस बात को समझ लेना है कि ये जो था हुआ जो यहाँ वो क्या हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज जो हुआ वो ट्रांसलिंकेज के रूप में था, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऊपर वाले को जो है ना आराम से मिटा भी सकते हैं, डायरेक्ट P1 से ले सकते हैं। ठीक है, P1 से डायरेक्ट ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, यहां से भी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कब होता है, कहां होता है और क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है
होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच टुकड़ों का, चाहे डीएनए का टुकड़ा हो चाहे क्रोमोसोम का टुकड़ा है, उसका आदान प्रदान है। अब इससे क्या होता है, इससे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके जीनों का नया संयोजन बनता है और इससे वेरिएशंस उत्पन्न होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं इससे क्या फायदा होगा, आप में जो है ना अनुकूलन क्षमता बढ़ता है। इससे ये होता कब है, ये गैमीट निर्माण के समय जो मियोसिस होता है, विभाजन, कोशिका विभाजन या जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके समय में प्रोफेज फर्स्ट चरण होता है। उसी में प्रोफेज फर्स्ट में पैकिटिन होता है, उसी के समय ये होता है। कौन होता है, आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अब ये कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है महत्वपूर्ण क्यों है मान लिए, तो लैंगिक चरण आप सुने होंगे कि लैंगिक चरण जो होता है उसके द्वारा जीवों का अनुकूलन क्षमता बढ़ता है और उसके द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये जीवों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, जीवों में विभिन्नताएं लैंगिक चरण के समय उत्पन्न होने का कारण है दो घटना। एक है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये दोनों होने के कारण ही क्या होता है, विभिन्नताएं होती हैं। मियोसिस में जो है ना ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्या होता है आपको जीनों का नया संयोजन बना। और फर्टिलाइजेशन जो आप पढ़े होंगे, निषेचन जो पढ़ रहे होंगे, उसमें जीन जो है ना वो क्या करता है, नया जोड़ा बनाता है। यहाँ पर नया संयोजन बना, किससे, क्रॉसिंग ओवर से। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से नया आपका जोड़ा बनेगा, नया पेयरिंग बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक बात और लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एक घटना है जो आपका गैमीट निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो होता है उसके प्रोफेज फर्स्ट चरण में पैकिटिन जो सब स्टेज है उसमें होता है। इसके कारण क्या होता है, जीन का नया संयोजन बनता है। क्यों, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा था टुकड़ों का या डीएनए का। जब डीएनए का या टुकड़ों का आदान प्रदान होगा तो कुछ जीन जो है ना नया इसमें आ जाएंगे इस क्रोमोसोम पर और इससे कुछ जीन उसमें चले जाएंगे। तो ये जो नया संयोजन बनेगा उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होगा। लेकिन आपका फर्टिलाइजेशन क्या करता है भाई, वो नया जीन जोड़ा बनाता है और ये जो नया जीन जोड़ा है उससे भी क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। तो ये आपको हम बता रहे थे क्रॉसिंग ओवर से कैसे विभिन्नता उत्पन्न होता है और निषेचन से कैसे उत्पन्न होता है। क्या है भाई, तो क्रोमोसोम्स आपको बता दें जो देखने में एक जैसा नजर आए उसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब क्रोमोसोम होगा, कोई भी एक सामान्य क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोम में कितना, एक सेंट्रोमियर होता है और दो क्रोमैटिड्स होता है। क्रोमैटिड्स होता है, क्रोमैटिड्स क्या है भाई, धागा है। तो ऐसे समझ लो कि किसी क्रोमोसोम में दो धागा ऐसे होता है, ठीक है, और एक धागे को ही क्रोमैटिड कह रहे हैं। दोनों आपस में जहां जुड़ता है, जहां जुड़ा रहता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम के अगर क्रोमैटिड्स हो तो उसको आपस में क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में कहलाएंगे, एक ही क्रोमोसोम का दो क्रोमैटिड है तो इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में ही बता रहे हैं कि वो आपस में कहां जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर पर। तो सेंट्रोमियर क्या है, किसी क्रोमोसोम पर वह डार्क स्थान, गहरा स्थान, नॉट लाइक स्थान जहां पर क्रोमैटिड्स जो होते हैं ना आपस में जुड़े होते हैं। अब एक सामान्य क्रोमोसोम का अगर बात करें तो उसमें एक सेंट्रोमियर होता है और दो क्रोमैटिड्स होते हैं। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा, दो क्रोमोसोम जो एक दूसरे के हूबहू समान हैं, अगर जोड़े के रूप में एक साथ रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें जरा सा देखो, इसमें धागा की संख्या कितना है, 1 2 3 4। क्रोमोसोम का संख्या जो है ना यहां से पता लगेगा, 1 2 ए बी। क्रोमोसोम कितना था यहाँ पर, 2 था, ए और बी था। धागा कितना है इसमें, धागा को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिड बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां पर क्रोमेटिड जो होगा उसकी संख्या देख लेते हैं। क्रोमेटिड या धागा ये कितना है भाई, तो 4 है, 1 2 3 4। अगर 4 क्रोमेटिड रहे तो इसको कहते हैं टेट्राड। टेट्राड। क्रोमोसोम 2 है तो इस स्थिति को कहते हैं बाइवैलेंट, और दोनों में 2 धागा था, तो कुल जो है ना थ्रेड की संख्या, क्रोमेटिड्स की संख्या कितना हो गया यहाँ पर, 4। तो इस स्थिति को कहेंगे टेट्राड। तो ये जो है यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या रचना है, कोई पूछे तो आराम से बता सकते हो कि ये जो रचना है वो आपका बाइवैलेंट टेट्राड है। 2 क्रोमोसोम 4 धागे के साथ है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये आपका जो है ना क्रॉसिंग ओवर जाइगोटिन में जो है ना ये हुआ था, ये जाइगोटिन में होता है, और इसी में जो है ना आपका पैकिटिन भी हम जोड़ देते हैं, पैकिटिन भी जोड़ देते हैं। जाइगोटिन में पेयरिंग बनता है और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकिटिन में होता है। अब ये अलग से हम आपको पढ़ा नहीं सकते क्योंकि मजबूरी है हमारे पास, उतना ज्यादा अभी जो है ना जो आपको जरूरी है सो हम दिखाना चाहेंगे। यहां पर जो है ना काइजमा बना है, काइजमा। काइजमा किसको कहते हैं, तो जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड आपस में उलझ जाते हैं उस स्थान को, उस बिंदु को कहते हैं काइजमा। काइजमा क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वह बिंदु जहां पर उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में उलझ जाते हैं, क्या कहलाता है आपका, ये कहलाएगा काइजमा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम से हैं जुड़े हुए, तो उनके बीच में टूटने फूटने का चांस काफी कम होता है। तो ये जो है अपवाद रूप में होता है। अब इससे क्या फायदा होता है, क्रोमोसोम एक क्रॉसिंग ओवर हो गया, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो जीन का क्या बनेगा, जीन्स का नया संयोजन बनता है। और ये संयोजन हम आपको पीछे भी दिखा चुके थे कि एक का उसमें चला गया था, एक का उसमें चला गया था। तो क्रॉसिंग ओवर इतना काफी है, एग्जाम में अगर आ जाए तो इतना लिखना काफी है। अब मैप या लिंकेज क्या है, तो बताना किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीनों का सजावट है या जीनों के बीच का जो दूरी है या जीन किस क्रोमोसोम पर है, इसको अगर हम ग्राफ के रूप में दिखाते हैं या इसको हम अगर चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो इस घटना को या इस क्रिया को कहते हैं जेनेटिक मैप बनाना। और जो बनेगा हमको मिलेगा उसको कहेंगे लिंकेज या जेनेटिक मैप कहेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है। बता दी पूरा हम आपको क्या बता रहे हैं कि लिंकेज जो है ना वो क्या है, जीनों का सजावट, मतलब कि जीनों का सीक्वेंस, जीनों का साइट स्थान को ग्राफ के माध्यम से अगर हम दिखाते हैं तो इसी को कहते हैं जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप। इसे सर्वप्रथम किसने बनाया था, स्टर्टीवांट ने बनाया था। किस पर बनाया था, फल मक्खी पर बनाया था, जिसको हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें उपयोग किसका किया जाता है, तो जो रिकम्बिनेशन आएगा, जीन रिकम्बिनेशन जो होता है उसके आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, या लिंकेज का जो रिकम्बिनेशन होता है उसके आंकड़ों का उपयोग किया जाता है और उससे इसको बनाया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि जरा सा बना के काल को बता दीजिए। आपका आंकड़ा क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब टॉल और राउंड क्या है, पौधा है। टॉल राउंड जो पौधा है उसका जो गैमिट बन रहा है वो आपका 4 प्रकार का बना, और चारों के चारों जो गैमिट्स है उनका मात्रा जो है ना बराबर है।
सब 25% है। तो आपसे कह रहा है कि आप जो है इसका क्या बनाओ, जेनेटिक मैप बनाओ। जेनेटिक मैप कैसे बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं प्रोसेस। सबसे पहले ये जो हम ना इसको कैसे प्रमाणित किए, ये जो आंसर में जो पहला पॉइंट लिखे हैं कि गैमेट का आंकड़ा से हमको ये प्रमाणित हुआ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है, कैसे प्रमाणित किए। तो आप यहाँ पर बताओगे कि देखो जो गैमेट बना है वो सबका मान क्या है, बराबर है। और गैमेट में सबका मान तभी बराबर हो सकता है जब आपका क्या है, आप जो भी जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम पर हो, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ हो। अब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होगा तो इसका जीन मैप कैसे बनेगा, तो जीन मैप ऐसे बना देंगे। ये तो मालूम हो गया हमको कि एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है। कैसे मालूम हो गया, उसका आंकड़ा देखकर। सबका मान बराबर है, सबका मान बराबर अगर है इसका मतलब कि जो जीन है वो कभी भी या कोई भी हाल में एक क्रोमोसोम पर नहीं हो सकता है। अगर एक क्रोमोसोम पर होता तो थोड़ा बहुत लिंकेज आता, या कंप्लीट लिंकेज आता या इनकम्प्लीट लिंकेज आता, लेकिन आता। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई लिंकेज नहीं आ रहा है, सब बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। और हम लोग पीछे पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा तभी होगा जब अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन होगा। इसका मतलब इसका जीन मैच बराबर हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, एक बड़ा जो है ना, बड़ा वाला एरो अच्छी डाल देना, क्या इसको बोलते हैं, ब्रैकेट, और 2 लाइन डाल देना जो क्रोमोसोम को बता देगा। एक लाइन पर कैपिटल टी, एक लाइन पर कैपिटल आर लिख देना। ये इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर है। बड़ी आसान सा है। कैसे बना दिए हैं, तो सबसे पहले आप आंकड़ा देखिए। आंकड़ा से आपको क्या पता लग गया कि जीन कहाँ है। तो आंकड़ा से कैसे पता लगेगा, तो पीछे का जो हम पढ़े ना वो सब का बात यहाँ आ रहा है। आंकड़ा में आपको बताए थे कि ऐसा आंकड़ा जिसमें सब बराबर 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 हो, ये तभी होता है जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हो और प्लस क्या बोलते हैं, जब वो अलग अलग हुए होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होगा। तो सबसे पहला बात तो यहाँ आंसर पर ये लिखिए कि गैमेट के आंकड़ों से ये पता लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है तो कभी भी जीन एक ही क्रोमोसोम पर नहीं हो सकते हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। ये उसका जेनेटिक मैप बना दिए, आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। दो प्रकार का मक्खी होता है। कुछ जो मक्खी होता है थोड़ा बड़ा होता है, जो आपके घर में होता है, घर में भी मक्खी होता है, उसको हाउस फ्लाई कहते हैं, घरेलू मक्खी। ठीक है, वैसी मक्खियां जो आपके घर में भी हैं, बड़ी होती हैं, उनको कहते हैं घरेलू मक्खी। ठीक है, हाउस फ्लाई। लेकिन वो जो फल बाजार में आप गए होंगे या सब्जी मार्केट में गए होंगे तो काफी छोटा छोटा देखिएगा, आपको मक्खी जैसा मिलेगा, कुछ छोटा छोटा मक्खी का। वो तो आप, हम लोग क्या बोलते हैं, मक्खी का बच्चा है। नहीं भैया, वो जो मक्खी का वेराइटी है वो सामान्यतः फलों पर, पुष्पों पर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको खास करके सड़ता हुआ फल वगैरह पर, इसलिए उसको हम लोग फल मक्खी कहते हैं। उसी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला। ठीक है, तो फल मक्खी क्या है, मक्खी का एक छोटा छोटा जो है ना साइज में पाया जाने वाला मक्खी है, जो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पके हुए फलों पर, या आपको जो पका हुआ जो है ना आपका सब्जी है उस पर आपको ज्यादा मिलेगा ये। ठीक है, बंद कर दो, हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, आपका दिया हुआ है कि टॉल राउंड सीड प्लांट है, उसमें 4 प्रकार के गैमेट्स बने। वो जो 4 प्रकार के गैमेट्स बने उसमें कैपिटल टी कैपिटल आर 40% बना, स्मॉल टी स्मॉल आर 40% बना, जबकि कैपिटल टी स्मॉल आर 10% और स्मॉल टी कैपिटल आर 10% बना। तो आप इसका जेनेटिक मैप बनाएं। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आंकड़ा मिला था, उस आंकड़ा को सबसे पहले फिर से उतार दोगे आंसर में। आंकड़ा उतारने के बाद उसको देख के बगल में लिखना। तो आंकड़ा में क्या आ रहा है, आपको इनकम्प्लीट लिख के जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो आ रहा है और पैरेंटल क्लास भी आ रहा है। आपको बताया था कि इसमें से रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे,
जिसकी मात्रा कम होगी वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और जिसकी संख्या या मात्रा ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, पैरेंटल क्लास कहलाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट जो है ना यहाँ पर 10-10% आया था, जबकि जो पैरेंटल क्लास था वो 40-40% आया। अब क्या कहेंगे, जब रिकॉम्बिनेंट भी आया, पैरेंटल क्लास भी आया, लेकिन संख्या कम है रिकॉम्बिनेंट का, इसका मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हुआ, नहीं हुआ। अगर होता तो सब कितना आता, बराबर बराबर आता। तो पहला बात तो ये लिखिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर गया। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे फेल करता है, तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी फेल हो सकता है जब दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो जीन लिए हैं हम, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r या स्मॉल t कैपिटल R, जो भी जीन लिए हैं वो सारे जीन कहाँ होंगे, एक ही क्रोमोसोम पर होंगे। अब है यहाँ पर जो है ना पैरेंटल क्लास के अलावा जो रिकॉम्बिनेंट क्लास आया है उसकी मात्रा कम है, इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज हुआ है, इनकम्प्लीट लिंकेज के रूप में हुआ है, और जीन जो है एक दूसरे से दूरी पर अरेंज है, ये भी बात यहाँ पर मानी है। फिर अब इसमें अगला जो बात करोगे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल लेना। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है कि रिकॉम्बिनेंट की संख्या बटा टोटल संख्या, प्रोजेनी की संख्या। लेकिन यहाँ पर चूंकि परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसी परसेंटेज को लिख दो, 10 और 10 कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, अब जो बात बचा, पीछे हमको जो याद था या मालूम था कि 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर कितना होता है, 1 डेसीमॉर्गन या 1 मॉर्गन यूनिट होता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ है, 20%। एक ही लाइन डालना पड़ेगा कि भैया एक ही क्रोमोसोम पर है, ऐसा बताया आपको, एक ही क्रोमोसोम पर है ऐसा आपको बताया। यहाँ पर हमको क्या मिला, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है 1% अगर होगा तो दूरी क्या हो जाएगा, 1 डेसीमॉर्गन हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना आया है, 20 आया है। इसका मतलब दोनों जीन के बीच की दूरी कितना है, 20 डेसीमॉर्गन या 20 मॉर्गन यूनिट। डीएम लिखो या एमयू लिखो, ठीक है। ये आपको बता दिया कौन कौन जीन के बीच में, तो कैपिटल T कैपिटल R कर लो या स्मॉल t स्मॉल r कर लो। क्यों भैया, इन दोनों का मात्रा ज्यादा है, इन दोनों का मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर सिस लिंकेज हुआ है, ट्रांस लिंकेज नहीं हुआ। ट्रांस लिंकेज अगर होता तो कैपिटल और स्मॉल वाला का मात्रा ज्यादा होता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ की बात को। हमको जो समझ में आया कि आप अब हो गए हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, और ये आंसर है आपका जेनेटिक मैप का। और राउंड जो है ना सीड प्लांट है, उसका जो गैमीट आया है या उसका जो प्रोजेनी आया है अगला पीढ़ी का, दोनों में से कुछ हो सकता है। प्रोजेनी अगर होगा तो टॉल राउंड हो जाएगा, और गैमीट तो ऐसे आराम से बता ही दोगे आप। तो अगर प्रोजेनी या गैमीट दिया हुआ है और उसमें ये बता रहा है कि उसका जो आपका कैपिटल T कैपिटल R वाला है वो 10% है, कैपिटल T स्मॉल r वाला है वो 40% है, स्मॉल t कैपिटल R वाला है वो आपका 40% है, और स्मॉल t स्मॉल r वाला कितना है, 10% है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या करो, जेनेटिक मैप बनाओ। सबसे पहला बात है कि फिर से जो क्वेश्चन था उसका ये इस पोर्शन को उतार देना है। उसके बाद वहां पर इसके बारे में अब सोच के लिखना है। हम आप लोग को बताए थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आएगा तो सबका मान बराबर आएगा। यहाँ पर सबका मान बराबर है, नहीं है। अगर सबका मान बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होने के बाद भी जो है ना रिकॉम्बिनेंट मिला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब ये जो है ना यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट क्लास है, ये दोनों आपका पेरेंटल क्लास है। कैसे बता दिए, चूंकि पेरेंटल क्लास का मान हमेशा रिकॉम्बिनेंट क्लास से ज्यादा होगा अगर लिंकेज होगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर जीन्स जो है ना एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, यह मालूम हो गया। क्योंकि अगर नहीं होता तो आपका क्या होता, लिंकेज नहीं होता। और यहाँ पर लिंकेज भी कैसा हुआ है, ट्रांस लिंकेज। कैपिटल वाला स्मॉल वाला के साथ रहना चाह रहा है, कैपिटल वाला स्मॉल वाला के साथ रहना चाह रहा है, स्मॉल वाला कैपिटल वाला के साथ रहना चाह रहा है, स्मॉल स्मॉल के साथ या कैपिटल कैपिटल के साथ नहीं रहना चाह रहा है। तो कैसा लिंकेज हो गया, ट्रांस लिंकेज। और ट्रांस लिंकेज जब होगा तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन निकाल लो।
रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट, 20% था दिया हुआ, 10% तो हो गया। अब उसको जेनेटिक मैप उसका बना दो, जेनेटिक मैप आराम से बन गया। कैसे भैया, दोनों के बीच में आपका दूरी हो गया 20 मॉर्गन यूनिट, और चूंकि क्रोमोसोम एक ही है तो एक ही लाइन यहाँ से यहाँ तक पड़ा, ठीक है। अब उसमें कैसा है, सीस लिंकेज है कि ट्रांस लिंकेज, तो ट्रांस लिंकेज, ट्रांस में गधा घोड़ा के साथ है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ या स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। क्या करोगे, आंसर जैसे ही होगा सबसे पहले इतना लिख लोगे, लिख के जो है ये सब मान रखोगे, ये पेरेंटल क्लास हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट क्लास हो गया। बोलो कहां से ला दिए रिकॉम्बिनेंट क्लास, तो जिसका मान नहीं आएगा वो रिकॉम्बिनेंट क्लास है जी, या कम आएगा वो रिकॉम्बिनेंट क्लास है जी। यहाँ पर देखो लिंकेज हुआ है, इसीलिए तो एक का 50% है, दोनों का 50-50 है, और ये दो का है, ये 0% है भाई। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये लिंकेज हुआ है, ये मालूम है। और लिंकेज हुआ है इसका मतलब इनकम्प्लीट, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो गया जी, फेल हो गया, फेल्स, ठीक है। और लिंकेज भी कैसा है भाई, कंप्लीट लिंकेज है। हाँ 100% जो है ना बेचारा वो आपका रिकॉम्बिनेंट क्लास गायब हो गया, कंप्लीट लिंकेज है, केवल और केवल पेरेंटल क्लास ही मिला है, तो रिकॉम्बिनेंट ये लिंकेज हुआ है। और लिंकेज होने का मतलब जो है ना, यहाँ पर नो क्रॉसिंग ओवर है, एक को ठोक नहीं आया है, किसका नंबर नहीं आया है, रिकॉम्बिनेंट का, तो क्रॉसिंग ओवर नो है, नहीं क्रॉसिंग ओवर है। एक बात और यहाँ पर बताया जा सकता है, तो ये बताया जा सकता है कि अगर लिंकेज हुआ है तो जीन्स कहाँ है, जीन्स एक ही गुणसूत्र पर है और नजदीक नजदीक है, नजदीक में है। पीछे बताए थे कि कंप्लीट लिंकेज कब होगा, जब जीन जो है ना क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर होगा और दोनों के बीच में जो दूरी होगा वो आपका काफी कम होगा। तो जितना आपके बीच, आपके परिवार में दूरी कम होगा, आपका रिकॉम्बिनेशन आने का संभावना उतना कम होगा, मारा पीटी लड़ाई झगड़ा का चांस क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच, दोनों जीन जो है ना एकदम सटे हुए हैं, और सटे हुए हैं कौन कौन, कैपिटल टी कैपिटल आर, इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, तो दूरी जो है ना 0 मॉर्गन यूनिट है, 0 है, मतलब दोनों एकदम चिपके हुए हैं आपस में। तो आप बोलोगे आप जो फिगर बनाया हो उसमें थोड़ा दूर दिखा दिए हो, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि फिर आपको नजर ही नहीं आएगा ना वहां पर, इसलिए हम थोड़ा सा दूर दिखा दिए हैं। लेकिन रियली में दोनों के बीच में दूरी कितना है, 0 है। क्यों 0 है भाई, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज हुआ है, न कि इनकम्प्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका दूरी नहीं था, ठीक है। अब अगला